हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। लेकिन अब एक सवाल बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली घूम रहा है तो फिजिक्स का एक सिंपल रूल कहता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल घूमता है वो एनर्जी खो देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी खो रहा है तो वो आखिरकार स्पाइरल होकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं, एटम स्टेबल रहता है। तो फिर ये मसला कैसे सॉल्व हुआ? इस सवाल का जवाब एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने इस सवाल का जवाब हमें 1913 में दिया है। आज हम उनके मॉडल की डिटेल में बात करेंगे, ना कि रट्टा मारेंगे बल्कि असल में समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो क्या वो कहीं भी घूम सकता है, जैसे चाहे वैसी पाथ पर? नहीं। बोहर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जिन्हें उसने ऑर्बिटल का नाम दिया। 1913 में नील बोहर ने सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम का मॉडल पेश किया। उस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस मदार में घूमते हैं, जिन्हें ऑर्बिटल या शेल कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इन मदार में किसी मदार में घूमता है तो उसकी एक खास एनर्जी होती है। इस तरह जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एक नज़दीक तरीन मदार में मौजूद हो तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और इसके एटम की ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है। वाज़े रहे, इन ऑर्बिटल के दरमियान जगह खाली होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी भी नहीं होती। चूँकि हर ऑर्बिटल जो शेल की मौजूदगी इलेक्ट्रॉन की एक मखसूस एनर्जी होती है, इसीलिए इन शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब सोचें, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी? हमने जैसे पढ़ा है कि उसकी एनर्जी कम होगी। ज़रा किसी बिल्डिंग की तरह सोचें, जितने नीचे का फ्लोर होगा उतनी कम एनर्जी लगती है वहाँ तक पहुँचने में, जितने ऊपर का फ्लोर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यही चीज़ एटम में होती है। जब शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। और जो शेल जितनी दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि न्यूक्लियस से जो ये शेल सबसे पास है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। और ये शेल क्या है? सबसे दूर है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अब याद करो हमारा पहला सवाल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी खोकर न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता? बोहर का जवाब था, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है वो ना एनर्जी लेता है ना देता है, उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट के अंदर फिक्स रहती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम एक सीढ़ी पर किसी एक फ्लोर पर खड़े हो। जब तक हम वहीं खड़े होंगे तुम्हारी हाइट चेंज नहीं होती। हाइट सिर्फ तब चेंज होती है जब तुम अगले फ्लोर पर जाते हो या पिछले फ्लोर पर आते हो। बीच में खड़े नहीं रह सकते। इसी वजह से एटम स्टेबल रहता है। इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स एनर्जी के साथ अपने फिक्स शेल में रहते हैं, स्पाइरल होकर नहीं गिरते। फॉर एग्जांपल, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसकी एनर्जी वही की वही रहेगी। अगर ये इस शेल में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। और अगर इस शेल में आएगा तो मज़ीद एनर्जी गेन करेगा। या पिछले वाले शेल में जाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। अगर वो एक ही मदार में घूम रहा है, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। अब अगला सवाल, अगर इलेक्ट्रॉन अपने शेल में फिक्स है तो वे शेल कैसे चेंज करते हैं? बोहर ने बताया, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में सिर्फ तब जाएगा जब उसे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में जाएगा, कब जाएगा? जब उसे हम एनर्जी देंगे। In 1913, Niels Bohr proposed a model for the hydrogen atom which is called Bohr atomic model. According to this model, the electron can revolve around the nucleus of atom in a specific path called orbital or shell. When the electron is revolved in one of these orbital, its energy is fixed. ठीक है, वो जब एक ही ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। Also, when the electron is present in the orbit which is closest to the nucleus, its energy is minimum. It is called ground state. जो न्यूक्लियस के करीब तरीन
ऑर्बिटल होता है तो उसमें जो एटम मौजूद होगा उसको क्या कहेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। द ऑर्बिटल दैट आर फर्दर अलाउ फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रपोज ग्रेटर एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द ऑर्बिटल। अब क्या था कि ऑर्बिटल के दरमियान जो स्पेस है वो खाली रहती है, ये जो इनके दरमियान जो ये स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसके बाद सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच हैज़ ए फिक्स एनर्जी दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज ए एनर्जी लेवल। इन लेवल को क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल कहेंगे। द शेल हैज़ इन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है उस शेल को फर्स्ट शेल कहते हैं या के शेल कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी वो फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी फिक्स एनर्जी होती है। अब सोचते हैं क्या हर शेल में इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं या कोई लिमिट है? ज़रूर लिमिट है। जैसे एक बिल्डिंग के फ्लोर पर भी लिमिटेड लोग फिट होते हैं, वैसे ही हर शेल की भी एक फिक्स कैपेसिटी होती है। चलो ये खुद निकालते हैं, रट्टा नहीं मारते। बोहर ने फार्मूला दिया था, बोहर ने एक फार्मूला दिया जिसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो उसने फार्मूला दिया था वो 2n स्क्वायर था, ठीक है। n यहाँ पे शेल नंबर को जाहिर करता है। चलो टेबल बनाते हैं और खुद पैटर्न देखते हैं। ओके, अब के शेल है हमारे पास, उसमें क्या होगा? के शेल पहला शेल है, ठीक है, और हमारे पास फार्मूला है 2n2। उसके बाद है l शेल जो कि दूसरा शेल है, m शेल है जो कि तीसरा है, और n शेल है जो कि चौथा शेल है। अब हमारी डायग्राम कहाँ है? ये जो शेल है ये के शेल है, ये वाला शेल सेकंड शेल है, इसे एल शेल कहते हैं। ये लास्ट वाला है एन शेल और जो दरमियान वाला है इसे एम शेल कहते हैं। अब के शेल जो है ये फर्स्ट शेल है तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू 2, थर्ड शेल के लिए एन की वैल्यू 3 और फोर्थ शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अब हमारी बुक में लिखा है कि ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? सब शेल या ऑर्बिट कहते हैं। अब यहाँ पे हम n वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे n क्या था? वो शेल नंबर को जाहिर कर रहा है, तो 2 ये हम k के लिए निकाले हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 तो क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब l शेल के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 n स्क्वायर तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन एक शेल में आएंगे l शेल में। इसी तरह हम बाकियों का निकालेंगे। अब जो हमारे पास ये के शेल है तो इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर सकते हैं। हम जितना दूर न्यूक्लियस से जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उस शेल में और स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि हर शेल आगे भी डिवाइड होता है छोटे पार्ट्स में जिन्हें हम सब शेल कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि क्या होता है, जो शेल होते हैं वो मज़ीद डिवाइड होते हैं जिन्हें सब शेल या ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। पहले को ऑर्बिट कहते थे, इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि SPDF होते हैं। सो जो बिल्डिंग के फ्लोर भी अगले रूम में डिवाइड होते हैं वैसे ही के शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है S। L शेल में 2 सब शेल होते हैं जो कि S और P होते हैं। इसी तरह D सब शेल जो कि थर्ड है उसमें SP और D सब शेल होते हैं। इसी तरह N में क्या होंगे? 4 सब शेल होंगे जो कि S, P, D और F होंगे। अब इन सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? जो S शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो P शेल है उसमें कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और D में क्या आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और F में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे कि हमने कहा था कि L में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसमें L में कौन से सब शेल आते हैं? L में एक सब शेल आता है S और दूसरा क्या आता है? P। तो 2 इलेक्ट्रॉन S के और 6 इलेक्ट्रॉन P के, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 8 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। तो L शेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 सब शेल होते हैं जो कि SP और D होता है। To this modern approach, the electrons are like charged clouds whose location around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty.
हम जो क्या होता है, पहले तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट आया है उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। वाज़े तौर पर उसकी लोकेशन हमें पता नहीं चल सकती, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना हमें फिक्स पोजीशन पता नहीं चलेगी कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, कहाँ रिवॉल्व कर रहा है। एक क्लाउड की तरह हम बस ये कह सकते हैं कि हाँ, इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हमने एन शेल वाला भी पढ़ लिया है कि हमें 2n2 से कैसे फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये सब चीज़ें रट्टा नहीं मारी, बल्कि हर सवाल का क्यों समझा। ये तरीका है जो एग्ज़ाम में भी काम आएगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर ये वीडियो समझ आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी रट्टा मारने की जगह समझ कर पढ़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।